चलो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और आज एक जो कल पढ़ाया था ना वही टॉपिक दोबारा से रिपीट करूंगी क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, हम लोगों ने कल यूनिक नेचर ऑफ कार्बन पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से कल भी बोल चुकी थी कि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 118 एलिमेंट, राइट। हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 118। मैंने कहा था उन 118 एलिमेंट में से एक अकेला कार्बन कई लाख कंपाउंड बना चुका है और बाकी के 117 सिर्फ 10,000 के अराउंड कंपाउंड बना चुके हैं। तो मेरे कार्बन में एक बहुत स्पेशल कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक अकेला लाखों कंपाउंड बना पाया है, राइट। तो वही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे बतानी है। वो क्या यूनिक नेचर है कार्बन का। आप लोगों को कल मैंने ये भी बताया था कि ये जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें हम वो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ना जो लिविंग बींग्स में होते हैं। आपके आसपास जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, उन सब के अंदर क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है। सही बात है ना। तो मुझे बताना है एक अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है। उसके मैंने आप लोगों को दो रीजन दिए थे। एक रीजन क्या था, टेट्रा वैलेंसी, याद है। एक रीजन क्या था, टेट्रा। जल्दी से कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दो। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी इट बिकम 2,4। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है ना। तो अगर मैं कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो उसके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। अब बताओ ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है क्या। हम लोगों ने पढ़ा है 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट किए नहीं जा सकते। या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, या 2 होता है, या 3 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल सकती। सही है ना, वो एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी जो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। सही है, क्या करेगा। तो हमारा कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में शेयरिंग पढ़ी ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड बनाया था, डबल बॉन्ड भी बनाया था, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाया था, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं। क्या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, नहीं ना। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, और वो आपका कार्बन कर रहा है। ठीक है, हमारा कार्बन मैक्सिमम कोवलेंसी शो करता है, दैट इज 4। ठीक है ना, एंड 4 दैट मीन्स टेट्रा। समझ गए। तो आपके कार्बन की मैक्सिमम कोवलेंसी है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, दैट इज 4। समझ गए ना। तो एक कार्बन का यूनिक नेचर ये है कि इसकी टेट्रावैलेंसी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब इसे क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। उसे देखो वो कितनी तरीके से शेयर कर सकता है। हो सकता है कि आपका कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक एक सिंगल बॉन्ड से बैलेंस कर ले। सही बात है ना। एक इधर सिंगल बॉन्ड बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, तो इस तरह से सेटिस्फाई कर सकता है। या फिर हो सकता है इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, वो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई करा ले और बाकी के 2 को क्या कर ले, एक एक सिंगल बॉन्ड देके कर ले। सही बात है ना। या हो सकता है कि वो 2 डबल बॉन्ड इधर बना ले और 2 डबल बॉन्ड। सही बात है ना, हो सकती है ना ये भी पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या करे, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक बार, समझ गए ना। तो उसे अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो हो सकता है कि वो एक एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल बॉन्ड से शेयर कर लेगा। या फिर हो सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनाए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले। या चारों में से 2-2 का डबल बॉन्ड बना ले, या 3 से ट्रिपल बॉन्ड और 1 से क्या कर ले, सिंगल बॉन्ड। तो वो अपनी टेट्रावैलेंसी को इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। समझ गए। तो कार्बन के यूनिक नेचर में एक तो क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी, एंड दूसरा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है। ठीक है,
जो उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम भी पूछा जाता है। आप लोगों के एग्जाम में एक टर्म आती है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है और बोला होता है कि इससे सिंगल वर्ड क्या लिखोगे, ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग, जिसका दूसरा नाम है कैटनिएशन, ठीक है, कैटनिएशन या फिर इसका दूसरा नाम है सेल्फ लिंकिंग। पर आप लोग एग्जाम में से कैटनिएशन लिख कर आओगे, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को समझाती हूँ। कार्बन क्या करता है, खुद कार्बन के एटम से बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। समझ गए कैसे? मान लो कि मेरे पास 10 कार्बन एटम थे। कितने कार्बन एटम थे? 10 बहुत ज्यादा हो गए। मान लो मेरे पास 4 कार्बन के एटम है। कितने कार्बन के एटम है? 1 2 3 4। अब ये लोग ना अपने आप से ही जुड़ गए, समझ गए। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो क्या बन गई? एक चेन बन गई, ठीक है ना, चेन फॉर्म हो गई। दैट मीन्स हमारे कार्बन के एटम अपने आप से, सेल्फ लिंकिंग की तो है, दोनों कार्बन कार्बन ही है ना, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो कार्बन अपने आप से कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कैटनिएशन। क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में होती है? वैसे तो अदर एलिमेंट्स में भी होती है, बट उनकी कैटनिएशन की पावर बहुत कम होती है और हमारे कार्बन की कैटनिएशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। कार्बन के अलावा कैटनिएशन की प्रॉपर्टी सल्फर और ऑक्सीजन में भी मिलती है, ठीक है। बट सल्फर आप लोगों ने पढ़ा है ना, सल्फर का क्या था? S8 पढ़ा है, S8। इसमें सल्फर के कितने एटम्स हैं? 8। S8 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सल्फर कितने जुड़े हैं? 8, यानी उन्होंने भी तो एक चेन बनाई है, बट इसकी कैटनिएशन की प्रॉपर्टी बहुत कम है। कार्बन की एक लंबी चेन के अंदर हजारों एटम्स जुड़ सकते हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। कार्बन की एक लंबी चेन के अंदर हजारों एटम्स जुड़ सकते हैं, तो आपके कार्बन की कैटनिएशन की प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है और किसी में भी कैटनिएशन की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये है कार्बन के एक यूनिक नेचर कि कार्बन अपने आप से कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन को फॉर्म कर सकता है। समझ गए मेरी बात? अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि 4 कार्बन के एटम ऐसे ही जोड़े जा सकते हैं, सीधे सीधे जोड़े जा सकते हैं। मैं ना ऐसे भी तो जोड़ सकती हूँ, नहीं जोड़ सकती क्या? अभी 4 ही तो जुड़ रहे हैं ना, क्या अभी सीधे सीधे जुड़े हैं? एक और देखो, क्या मैं 4 कार्बन के एटम को ऐसे नहीं जोड़ सकती क्या? तो मैंने तुम्हें 4 कार्बन दिए थे जिन्हें मैंने 3 तरीके से जोड़ दिया। कितने तरीके से जोड़ दिया? अब अगर मैं 10 कार्बन दूंगी तो तुम सोचो तुम कितनी तरीके की चेन बना पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैंने खाली तुम्हें 10 कार्बन दिए, मैंने अभी तुम्हें 4 कार्बन दिए थे, तो तुमने इन्हें कितने तरीके से जोड़ दिया? अगर मैं तुम्हें 10 कार्बन के एटम दूं तो तुम पता नहीं कितनी तरीके से उसे जोड़ पाओगे। हो सकता है कि तुम 10 कार्बन को कितनी तरह से जोड़ दो, बिल्कुल एक सीधी चेन में जोड़ दो, या फिर तुम 9 कार्बन को सीधी चेन में जोड़ना ऐसे और 10वें कार्बन को ऐसे जोड़ देना, या फिर तुम 8 कार्बन को ऐसे जोड़ना, ऐसे जोड़ देना बाकी के 2 कार्बन को, या तुम्हारा मन चाहे तो यहाँ पे 10वें कार्बन को जोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है क्या? अभी मैं चेन बना रही हूँ, मैं कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रही। हम कार्बन की वैलेंसी बाद में सेटिस्फाई करना सीखेंगे, अभी तुम चेन पे ध्यान दो। हो सकता है तुम इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दो, सही है ना। हो सकता है तुम कार्बन के 7 की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 3 कार्बन को इधर जोड़ दो, सही है ना। तो 10 कार्बन को पता नहीं तुम कितने ज्यादा तरीकों से जोड़ सकते हो, तो हर बार अलग अलग कंपाउंड मिलेगा ना, इसलिए तुम्हारा कार्बन कई लाख कंपाउंड बना सकता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? तो कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो खुद से कोवलेंट बॉन्ड बना के चेन बना सकता है। अब वो चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है, राइट, दैट वाज योर स्ट्रेट चेन, या फिर वो ब्रांच चेन हो सकती है। ब्रांच चेन कैसी? सीधी चेन थी और उसमें एक और एलिमेंट निकाल दिया बाहर, तो ब्रांच चेन हो सकती है। या फिर चेन कैसे हो सकती है? क्लोज्ड चेन, साइक्लिक हो सकती है। समझ गए मेरी बात? और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटनिएशन। तो हमारे कार्बन के अंदर 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है टेट्रावैलेंसी और एक होता है कैटनिएशन।
जिसकी वजह से कार्बन लाखों कंपाउंड बना सकता है। एंड कैटेनिएशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लेना। एक बार मैं रीड कर देती हूँ तुम्हारी बुक से। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन ऑफ डिफरेंट साइज इज नोन एज कैटेनिएशन। वो प्रॉपर्टी जिसमें एटम अपने आप से कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। अब कैसे जुड़ेंगे? या तो सीधी चेन बनाएंगे, या फिर ब्रांच चेन बनाएंगे, या फिर साइक्लिक चेन बनाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनिएशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ आ गया? अब हमने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन दे दी। पहले हमें ये पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिविंग बीइंग्स में रहते हैं। फिर बाद में मैंने आपको बताया था कि जब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया तो उन्हें पता चला कि उन कंपाउंड में मेन एटम कौन था? कार्बन। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। तो अब समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ठीक, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट आज से शुरू होगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और उनके डेरिवेटिव्स हम बाद में समझेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो हाइड्रोकार्बन। अब देखो, हाइड्रोकार्बन को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पहले तो अपने नाम से ही बता रहा है ये कौन से कंपाउंड होंगे जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा और जिनमें सिर्फ कार्बन होगा। ये हमें इसका नाम ही बता रहा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड which are made up of only by hydrogen and by carbon। इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई नया एटम नहीं मिलेगा। समझ गए मेरी बात? अब आपके हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक या फिर ओपन। ठीक है, आप लोगों की बुक में ये क्लासिफिकेशन का टेबल बना हुआ है। ठीक है, या फिर ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब नाम से समझ आ रहा है ना, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है ना, पहले तो हाइड्रोकार्बन समझ आ गया। हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। अभी टू टाइप के हैं, एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक। ठीक है ना, साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इनमें जो चेन होगी ना वो बंद नहीं होगी, चेन क्या रहेगी? ओपन रहेगी। अभी मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक। तो ये वो वाले होंगे जिसमें सीधी सीधी चेन बनेगी या फिर ब्रांच चेन आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, या तो सीधी सीधी चेन होगी या फिर क्या आ जाएगी? ब्रांच चेन आ जाएगी। अभी तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, मैं डायग्राम बस ऐसे ही दिखा रही हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी डरना नहीं, बस समझ लो। कार्बन 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 एक सीधी चेन में आ रहा है तो एलिफैटिक कंपाउंड हो गया। समझ गए? एक और एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH CH3 CH3। देखो इसमें भी चेन क्लोज थोड़ी हुई है तो चेन ओपन ही, बस ब्रांच और लगा दिया मैंने, पर चेन बंद थोड़ी हुई है। अभी भी चेन क्या है? ओपन है, और बस उसमें एक ब्रांच चेन और आ गई है। तो ये भी कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? एलिफैटिक और ओपन चेन। ठीक है, कंपाउंड। समझ गए ना? इसमें चेन क्लोज नहीं होगी। इन वालों में क्या होगा? इन वालों में कार्बन इस तरीके से एक क्लोज्ड चेन के अंदर बंध जाएगा। आप देख रहे हो ना, बंद हो गया ना, क्लोज्ड हो गया। सही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें चेन क्लोज नहीं होने वाली है। दैट मीन्स सारी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन वाले कंपाउंड इधर आएंगे, और जहां पर भी क्लोज पैटर्न बन जाएगा चेन का, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। समझ आ गया? अब ये भी टू टाइप्स के हैं, ये भी टू टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम अपने एलिफैटिक कंपाउंड्स का टाइप पढ़ लेते हैं। आपके एलिफैटिक कंपाउंड सब दो तरह के हैं। ठीक है, ये भी हमारे कितने टाइप के हैं? टू टाइप के हैं। एक होता है आपके पास सैचुरेटेड
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रो, और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ गए। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपका चैप्टर मेनली इसी पर डिपेंड है, ठीक है, हमारे चैप्टर का 70% पार्ट इन्हीं से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आप समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करने के बाद। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसा बॉन्ड आएगा? तो जब आपकी चेन प्रॉपर्ली सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी तो वो कैसा कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है उन्हें हम एल्केन बोलते हैं। एंड हम एल्केन के बारे में अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं, बस अभी समझ लो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्केन्स। और एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आएंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से टाइप के थे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाला तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो अब अनसैचुरेटेड में कौन सा बचा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले होते हैं, और ये भी अब दो टाइप के हो गए, एक जिनमें डबल बॉन्ड आएगा और एक जिनमें, तो डबल बॉन्ड वालों को आप एल्कीन्स कहते हो, जिन्हें हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं? एल्काइन्स। समझ गए मेरी बात? अब मैं इसको अच्छे से एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ऐसे अगर मेरे कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये क्या है? एल्केन। क्या है? सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगी, अभी तुम्हें नहीं करना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग एल्केन एल्केन पढ़ाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कितने हाइड्रोजन लगाने हैं। फिलहाल ये एल्केन है क्योंकि इन सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है? अगर मैं इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, क्या कर दूं? डबल बॉन्ड लगा दूं, सही है। मैंने हाइड्रोजन कम किया, उसका रीजन पता चलेगा, क्लास के एंड तक समझ आ जाएगा, बट अभी समझो इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। तो अब ये क्या बन गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में कौन सा वाला बन गया? एल्कीन वाला बन गया। अगर मैं इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, कौन सा बॉन्ड लगा दूं? ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, तो अब ये कौन सा वाला बन जाएगा? एल्काइंस। और अब भी कौन सा कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज्ड चेन वाले की, ठीक है। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन वाले की, ये भी दो टाइप के हैं। एक है मेरे पास एलिसाइक्लिक और एक है मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10th क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में। अभी एरोमेटिक कंपाउंड का बस एक छोटा सा एग्जांपल है जो अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। पहले एलिसाइक्लिक का एग्जांपल समझते हैं। जब भी कार्बन आपकी क्लोज्ड चेन बनाने लगेगी, कैसे चेन बनाने लगेगी? तो जब कार्बन कार्बन की चेन बने पर क्लोज्ड चेन बनेगी तो वो क्या कहलाएगा? कोई भी एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका? एक एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एक और एग्जांपल ले लो। जब मैं इस तरह से 4 कार्बन को क्लोज्ड रिंग कर दूंगी तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? एलिसाइक्लिक का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल हो गया? एलिसाइक्लिक। समझ गए? इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्बन कार्बन की कैसी चेन होनी चाहिए? क्लोज्ड चेन होनी चाहिए, तो वो क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक में क्या आएगा? इसमें तो आपने ऐसे कर दिया, सिंगल बॉन्ड वाले को एक तरफ लिख दिया, मल्टीपल बॉन्ड वालों को एक तरफ कर दिया, बट एलिसाइक्लिक में तो मैंने सिंगल बॉन्ड वाले भी लिख दिए, डबल बॉन्ड वाले भी लिख दिए, बस का कार्बन एक क्लोज चेन में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक में क्या होता है? ध्यान से सुनो, एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं इस पूरे चार्ट को इरेज करती हूँ और एरोमेटिक कंपाउंड समझाती हूँ। समझ आ गया? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के थे, एलिफेटिक और ओपन चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन। इसमें ओपन या स्ट्रेट चेन आएगी,
ठीक है ना, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, इसमें हमेशा क्लोज रिंग मिलेगी। ये 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले हैं, अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स वाले हैं, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर आ जाओ, साइक्लिक या क्लोज्ड चेन वाले में 2 टाइप है, क्या है, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में कार्बन कार्बन एक क्लोज्ड चेन में होंगे। कैसे चेन में होंगे? अब बात करते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देखो, एरोमा। एरोमेटिक कंपाउंड एक वर्ड से मिला है, एरोमा, एंड अरोमा मतलब होता है बहुत अच्छी सी स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, ठीक है। अब इनमें ऐसा क्या है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक स्पेशल रिंग प्रेजेंट होती है, एक बहुत स्पेशल रिंग, और उस रिंग का नाम है बेंजीन। अब तुम्हारे एग्जाम में बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो मैं बनाती हूँ। बेंजीन इज C6H6, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये बेंजीन रिंग आ जाएगी, वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गए मेरी बात? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग 100% प्रेजेंट होती है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन से बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गए? अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता है ना, क्लोज रिंग में आते हैं, तो ये 6 कार्बन को क्या करना पड़ेगा? क्लोज रिंग बनाना है, ओपन नहीं बनाना है। तो पहले मैं 6 कार्बन को क्या करती हूँ, इस तरह से क्लोज रिंग दे देती हूँ। दे दिया क्लोज रिंग, कोई दिक्कत? सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड्स मैंने जोड़ दिया। अब कितने हाइड्रोजन के? तो सबको एक एक हाइड्रोजन दे दूँ। 6 कार्बन थे, सारे कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देती हूँ। हाइड्रोजन हमेशा कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। हाइड्रोजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे डुप्लेट पूरा करना था, तो उसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो इस हाइड्रोजन ने इससे एक कार्बन ले लिया एंड सिंगल बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही सारे हाइड्रोजन ने सारे कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया एंड सिंगल बॉन्ड बना दिया। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना बनाया था? 2, तो मैंने बोला था इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। कार्बन को आउटरमोस्ट में कितने पूरे करने हैं? 8, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो तभी तो आपने इसे टेट्रावैलेंसी कहा था, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? और उसे ये शेयरिंग से पूरा करेगा। किससे पूरा करेगा? अब जरा देखो, इस कार्बन ने कितने शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, सही है ना। तो कितने पूरे हो गए? लेकिन अभी तो एक और चाहिए, तो उसे ये कैसे पूरा करेगा? डबल बॉन्ड बना के, ठीक है। तो इसने यहाँ और यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए? डबल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? तो इस कार्बन की बात कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4 हो गया ना इसका काम पूरा। हमारे कार्बन को 4 शेयर करने थे इलेक्ट्रॉन और उसने 4 कर लिए, तो इस कार्बन का काम खत्म हो गया। अब इस वाले कार्बन की देख लेते हैं। इस कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, एक इधर हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 2, 3, 4। तो इस कार्बन का भी पूरा हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इसने कितने किए? 1, 2, 3, तो इसके तो 3 पूरे हैं। तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? हो गया ना इस कार्बन का भी काम खत्म। अब इधर देख लो, 1, 2, 3, 4 हो गया इसका भी पूरा। इसका देखते हैं, 1, 2, 3, 4। इसका देख लो, 1, 2, 3, 4 हो गया। ये तुम्हारी बेंजीन रिंग, समझ गए? दैट इज योर बेंजीन, C6H6। अब आप देखो, एक बार डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर बेंजीन है ना एक स्पेशल कंपाउंड, समझ गए ना। तो बेंजीन एक बहुत स्पेशल कंपाउंड होता है एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स इस बेंजीन रिंग से ही मिलकर बने होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में एक अच्छी सी स्मेल आती है, तभी इसका नाम रखा है एरोमेटिक, क्योंकि ये एरोमा से बना था। हम बेंजीन रिंग को एक आसान से तरीके से ऐसे बना देते हैं। ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
और एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल, एक बार डबल, एक बार सिंगल, एक बार डबल। समझ गए? हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं हैं। तो ये है आपकी बेंजीन रिंग। आगे बात समझ में? तो हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन समझ लिया। आगे अच्छे से समझ में? तो हमारा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन खत्म। अब समझेंगे तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। एंड यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ आ गया ना, तो आपका 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, करें स्टार्ट। एरोमेटिक कंपाउंड का और कोई एग्जांपल दूं? बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा दूं, अभी आप लोग समझोगे। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया? बेंजीन रिंग, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दो, तो ये भी कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गए? तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा बेंजीन रिंग से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? बेंजीन रिंग। ठीक है, चलो अब मुझे तुम लोगों को क्या बताना है? मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बोला था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? और जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था उन्हें मैंने क्या बोला था? एल्केन। क्या बोला था? तो पहले मैं तुम्हें एल्केन पढ़ाती हूँ, फिर एल्कीन पढ़ाती हूँ, फिर एल्काइन पढ़ाती हूँ। और जब हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्रिएट कराऊंगी। हमारा जो बुक है ना, इस बुक में क्या किया गया है? इस बुक में पहले होमोलोगस सीरीज समझाई गई है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब इन्होंने होमोलोगस सीरीज पढ़ा दी है, उसके बाद इन लोगों ने ना एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाया है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप समझाए हैं। ठीक, पर मैं क्या कर रही हूँ? मैं पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाऊंगी और उसके बाद होमोलोगस सीरीज पढ़ाऊंगी और उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कराऊंगी। तो थोड़ा सा उल्टा करा रही हूँ, पर ऐसा करने से तुम्हें बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे एक ही एग्जाम्पल है, वो कौन है? एल्केन। कौन है? अब हो सकता है कि तुम लोगों को 5 मिनट तो कुछ समझ नहीं आएगा, पर उसके बाद सब समझ आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है? एल्केन। एल्केन्स वो होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना? एल्केन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन। यानी इनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। और कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। तो एल्केन्स में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब एल्केन को बनाने के लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जर्नल फॉर्मूला। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, आपके एल्केन के कंपाउंड्स का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है, दैट इज CnH2n+2। ठीक है ना? इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। आप लोग n की वैल्यू पुट करोगे 1, फिर n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, फिर n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 3, और ऐसा पुट करने से तुम्हें एल्केन्स के मेंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, एल्केन एक सीरीज है। ठीक है, एल्केन क्या है? एक तो सीरीज में तो बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे ना, तो इस सीरीज के कंपाउंड्स को बनाने का ये फॉर्मूला है, जिसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे मुझे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना? तो एल्केन में हमेशा कौन सा बॉन्ड जुड़ लगता है? सिंगल बॉन्ड। इसका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं और इसके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? C1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूंगी, 2 1 सा 2, 2 + 2, तो क्या बन जाएगा? CH4। सही है गलत है? अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? C2, 2 2 जा 4 + 2। सही है? तो एल्कीन सीरीज का पहला जो कंपाउंड है दैट इज CH4। ठीक है, एल्केन सीरीज का पहला कंपाउंड क्या है? CH4। एल्केन सीरीज का दूसरा कंपाउंड क्या है? C2H6। तो एज ए एल्केन सीरीज का फिफ्थ कंपाउंड क्या होगा?
तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 5। तो अगर मैं आपसे फिफ्थ कंपाउंड पूछूंगी तो आप क्या करोगे C5, 5 2 जा 10 + 2, तो ये आपका फिफ्थ कंपाउंड आ गया। समझ आ गया? तो इस जर्नल फॉर्मूले में n की वैल्यूज पुट करने पे आप एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स को फाइंड कर सकते हो। अब देख लेते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। CH4 है, कार्बन का एक, और कितने हाइड्रोजन लगाने हैं आपको पता है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही आएगा। हो गई बात खत्म, सही है। C2H6, कार्बन के कितने बनाने हैं 2, कौन से बॉन्ड से सेटिस्फाई करना है, सही है। अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, कितनी वैलेंसी पूरी करनी है, एक तो पूरी हो गई, कितनी बची 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो, हो गया इसका काम खत्म। अब इधर आ जाते हैं, इसके भी 4 पूरे करने हैं, 1 हो गया 2 3 4, बन गया C2H6, ठीक है। अब बनाते हैं C5H12, कार्बन के कितने बनाने 5, 1 2 3 4 5, एल्केन सीरीज है तो सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सही है। कितने बॉन्ड सेटिस्फाई कराने थे 4, अभी कितने पूरे हुए हैं 1, तो 2 3 4, सही है। सारी तरफ क्या लिखना है हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने पूरे हो चुके हैं 2, तो 2 और करा दो 3 4, इस कार्बन के कितने पूरे हो गए हैं 1 2 3 4, इस कार्बन के कितने पूरे हुए हैं 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, सही है। अब तुम हाइड्रोजन के गिन सकते हो, 12 ही निकलेंगे, ठीक है, इसलिए गिनने की जरूरत नहीं, समझ गए। तो एल्केन सीरीज का हमने कंपाउंड बना लिए, अब उन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, और आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लिया। कोई दिक्कत है? पक्का? मैं इसे छोटे तरीके में भी लिख सकती हूँ, जो तुम्हें लिखना सीखना है। देखो ये तो सिंपल लिखा जाएगा CH4, डन। इसे कैसे लिखेंगे, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो आप इसे लिखोगे CH3, ठीक है। फिर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड हमें दिखाना होता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या था, सिंगल बॉन्ड, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हो। अब इसको भी देखते हैं, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो इसे क्या लिखूंगी CH3, तो ये लिख दिया मैंने CH3। फिर कौन सा बॉन्ड है सिंगल, क्या लिखूंगी CH2, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 2, फिर कौन सा बॉन्ड आएगा सिंगल, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखूंगी CH2, फिर कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड एंड CH3। समझ गए क्या मेरी बात? तो आप इतने बड़े स्ट्रक्चर को इस तरह से छोटे स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? अब एक बार इनका नाम भी देख लेते हैं, ठीक है। एल्केन सीरीज का नोमेनक्लेचर करा रही हूं मैं। एल्केन सीरीज का हम नेम कैसे देते हैं, आप लोग इसे आयुपैक नेम भी बोलोगे, ठीक है। आगे जाकर हम लोग आयुपैक नेम लिखना सीखेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो अभी हम आयुपैक नेम भी लिखना सीख लेते हैं सिर्फ एल्केन सीरीज का, ठीक है। तो देखो जब भी हम नाम लिखते हैं तो हमें देखना होता है कार्बन के कितने एटम्स हैं। अगर कार्बन का 1 है तो आप उसे क्या लिखते हो मेथ, अगर कार्बन के 2 हैं तो उसे क्या लिखते हैं एथ, अगर कार्बन का 3 है तो प्रॉप, अगर कार्बन का 4 है तो ब्यूट, कार्बन का 5 है तो पेंट, कार्बन का 6 है तो हेक्स, कार्बन का 7 है तो हेप्ट, ठीक है। कार्बन का 8 है तो ऑक्ट, कार्बन का 9 है तो नेन, एंड कार्बन के 10 है तो डेक। और आप इसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, हाँ, पर डेक का और ऑक्ट का तो आ जाता है। ये पूरा टेबल तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा, और इतनी बार नाम लिखोगे कि अपने आप याद हो भी जाएंगे। अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि जब कार्बन के एटम्स होते हैं तो ये लिखते हैं। अब आपको ये देखना होता है कि कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पे तो सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एल्कीन होगा। तो इनके नाम के पीछे हम लगा देते हैं एन, क्या लगा देते हैं एन। समझ गए ना मेरी बात? तो यहाँ पे कार्बन का 1 है तो इसका नाम क्या लिखूंगी, कार्बन का 1 है तो क्या लिखूंगी मैथ, और इसके नाम के पीछे क्या लगा दूंगी एन, तो ये क्या बन गया मैथ एन, मेथेन।
ठीक है ना। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श गैस जो दलदल होती है ना, दलदल के ऊपर जो गैस होती है ना, दैट इज मीथेन गैस। ये बहुत अच्छा फ्यूल होती है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2। तो कार्बन के जब 2 होते हैं तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एथ। और इनके नाम के पीछे क्या लिखना है? एन, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल, इसलिए एथेन। ठीक है। अब नीचे कार्बन के कितने हैं? 5। तो 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट। और इनके पीछे क्या लगा देंगे? एन। तो क्या बन गया? पेंटेन। डन। अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो। एल्केन सीरीज के 6th कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो। एल्केन सीरीज के 6th कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H14, C6H14, उसका नाम बताओ। हेक्सेन। ठीक है। कार्बन के 6 हैं तो हेक्स, और उसके पीछे क्या लगाने के? ए। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? तो अभी मैंने कहा था कि अभी मैं सैचुरेटेड कंपाउंड बाद में बताऊंगी, अभी मैं पहले क्या बता रही हूँ? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में समझा दूंगी ना, उसके बाद बताऊंगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब एल्केन के बाद हम क्या समझते हैं? एल्कीन को। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। ठीक है। तो एल्कीन में कार्बन एटम्स कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? डबल बॉन्ड से। पर सारे कार्बन एटम डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। कौन से जुड़ते हैं? अभी समझाती हूँ। देखो, पहले तो जो हमारी एल्कीन सीरीज है वो, उसमें कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n, ओनली CnH2। पहले क्या था? CnH2n +2 हटा दिया तो CnH2n। और कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। तो पहले इसका फर्स्ट मेंबर देख लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? तो कितना मिलेगा? C1H2। स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन, 2 हाइड्रोजन। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 टेट्रावैलेंसी। पर कार्बन को तो 2 ही बॉन्ड मिले हैं, 2 तो मिल ही नहीं रहे। सही है ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं? एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया। तो कार्बन की तो क्या हुआ? वैलेंसी सेटिस्फाई हुई नहीं, इसलिए एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर CH2 नहीं है। यानी कि आपका मैथ, ठीक है ना, कार्बन का एक है तो मैथ, और एल्कीन सीरीज के नाम पे क्या लगाते हैं? ईन। यानी कि मैथीन एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम लोगों से एग्जाम में बोला जाए एल्कीन सीरीज का पहला कंपाउंड बताओ, तो पहला कंपाउंड मैथीन नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहां पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो इसका पहला मेंबर क्या होगा? इसका पहला मेंबर n की वैल्यू 2 पुट करने पे होगा। और तुम्हें पता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, ऐसे बोला जाता है एल्कीन सीरीज का 5th कंपाउंड बताओ। तो तुम क्या करोगे? C5 पुट कर दोगे। अब लिखोगे C5, 5 2 10, C5H10, लेकिन वो तो गलत हो गया ना। जब पहला कंपाउंड मैथीन नहीं है, पहला कंपाउंड एक आगे बढ़ के है, तो 5th कंपाउंड क्या होगा? n की वैल्यू 6 पुट करने पे मिलेगा, यानी हेक्सीन मिलेगा। समझाऊं क्या? अभी समझाती हूँ। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2। तो ये कितना आएगा? C2, 2 2 जा तो C2H4। सही है ना। नाम क्या होगा? कार्बन के 2 हैं, तो कार्बन के 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ। डबल बॉन्ड लाना है, एल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। सही है। स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन के 2, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं आई कि मेरी बात समझ में? अच्छे से क्लियर हुई? तो अब देखो, एल्केन सीरीज का पहला मेंबर क्या है? मैथेन। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर क्या है? एथीन। एक स्टेप आगे। समझ गए ना मेरी बात? अब मैं इसका सेकंड मेंबर निकाल रही हूँ। तो जब मैं इसका सेकंड मेंबर निकाल रही हूँ तो n की वैल्यू कितनी पुट कर रही हूँ? एक स्टेप आगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं तुमसे बोलूँ एल्केन सीरीज का थर्ड मेंबर बताओ, तो तुम n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3। पर मैं बोलूँ एल्कीन सीरीज का थर्ड मेंबर बताओ, तो तुम n की वैल्यू 3 नहीं पुट करोगे, उससे एक स्टेप आगे पुट करोगे 4। अभी आ गई ना मेरी बात समझ में?
तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3, तो क्या बनेगा C3, 3 2 जा, नहीं आई बात समझ में। तो अब कार्बन के कितने बनाने हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनो, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगाते, सिर्फ किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं। एक और बात, अगर मैंने ना ब्यूटीन बनाना है, क्या बनाना है, अब डबल बॉन्ड या तो इनके बीच में लगाऊंगी या इनके बीच में लगाऊंगी, पर इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगी। डबल बॉन्ड हमेशा कॉर्नर पे लगाना है, किसी एक एंड पे। अब या तो इस एंड से बना दो या फिर इस एंड से बना दो, बीच में डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को। इसे बनाएंगे, अभी अच्छे से बनाएंगे। पहले इधर देखो, क्या लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इधर कौन सा बॉन्ड लगेगा, समझ गए। एल्कीन का मतलब ये नहीं है हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। इसके कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गया। और इसका नाम क्या होगा, प्रोप, क्योंकि 3 है और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोप इन। एक बार ब्यूटीन भी बनाते हैं। ब्यूटीन के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करूंगी 4, तो क्या बन जाएगा C4H8, डन। 4 4 2 जा 8, तो 1 2 3 4, सही है। डबल बॉन्ड किसी एक एंड पे लगाना है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे इधर लगा लो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर लगाओगे तो भी वही बात है, इधर लगाओगे तो भी वही बात है। इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आयुपैक नेम सीखेंगे ना तब उसका रीजन अच्छे से समझाऊंगी। समझ आएगी मेरी बात को। अब अगर इधर डबल बॉन्ड लग गया तो इधर कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल। कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, 2 3 4, इसकी कितनी पूरी है 2 3 4, इसकी कितनी पूरी है 1 2 3 4, इसकी कितनी पूरी है 2 3 4। हाइड्रोजन लगा दो, बन गया, और नाम क्या होगा, ब्यूटीन। नहीं आई क्या बात समझ में। तो एल्केन पूरा हो गया, एल्कीन पूरा हो गया। अब बताओ एल्कीन सीरीज का 6th मेंबर क्या होगा, 6th हेप्टीन। हेप्टीन का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C17H14। आ गई ना बात समझ में, कोई दिक्कत। तो एल्केन खत्म हो गया, एल्कीन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे एल्काइन, और तभी करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड और होमोलोगस सीरीज। एंड आपका होमोलोगस सीरीज, अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास का कोई डाउट, पक्का। आज के लिए इतना, थैंक यू।